मे है ये, रॉबर्ट मे, याद आ रहा है? रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है? याद करिए, रॉबर्ट मे ने क्या बताया था कि कितनी जातीय विविधता मिल रही है। वर्तमान में हम कितनी खोज चुके हैं वो नहीं, रॉबर्ट मे ने बताया था कितनी जातीय विविधता मिल रही है। सोचिए, 50 मिलियन, 7 मिलियन, 1.5 मिलियन, 20 मिलियन, कितनी जातीय विविधता इस पृथ्वी पर मिल रही है रॉबर्ट मे के अनुसार। सोच समझकर आंसर लगाइएगा बच्चों। मैं पूरा समय दूंगा आपको, पूरा 1 मिनट, है ना? जल्दबाजी में बस गलती मत करना। ये नीट 2020 का प्रश्न है, नीट 2020 का प्रश्न है। मुझे पता है आपके दिमाग में एक और प्रश्न आएगा, आप मेरे से ये भी पूछेंगे, सर ये नीट 2020 का अगर ये प्रश्न है तो नीट 2021 में नहीं आया था क्या? तो 21 चल रहा है, 21 में नहीं आया था क्या? इस चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं आया, नहीं आया। नीट के एग्जाम में आया ही नहीं। 2021 नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस चैप्टर से प्रश्न नहीं आया। 2022 में पूरे पूरे चांसेस हैं इस पेपर से, इस चैप्टर से प्रश्न आने के पूरे पूरे चांसेस है ना? तो बच्चों, इस और वो जो 12th के साथ साथ बोर्ड नीट का एग्जाम देंगे, आई होप आपको ये प्रश्न का आंसर पता होगा, भूले नहीं होंगे। सीधा सीधा रॉबर्ट मे के अनुसार कितनी जातीय विविधता मिल रही है? भैया 1.5 मिलियन के आसपास तो हम, 1.5 मिलियन से ज्यादा तो हम खोज चुके हैं। रॉबर्ट मे के अनुसार अभी कितनी मिल रही है? 7 मिलियन मिल रही है। याद करिए, कितनी मिल रही है? 7 मिलियन मिल रही है। भूले तो नहीं है? याद है, पढ़ा था हमने, याद आ रहा है? ये था पहला प्रश्न और मुझे पता है आपकी शुरुआत आज की धमाकेदार हुई है। आप सभी ने सही आंसर किया है ना? चलें आगे। आइए बेटा जी, नेक्स्ट अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके सामने आता होगा। विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जातीय विविधता दर्शाता है? हिमालय, अमेज़न के जंगल, भारत का पश्चिमी घाट, और चौथा मेडागास्कर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? पूरे विश्व की बात पूछ रहे हैं, पूरे विश्व की बात, इंडिया की नहीं पूछ रहे हैं, विश्व की बात पूछ रहे हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां मिलती है? जानते हो आप भैया, फेफड़े वेफड़े सब जानते हो, आपके फेफड़े सही काम कर रहे हैं, दिमाग सही काम कर रहा है। हाँ जी, अरे बीच में हिंट भी दे दिया आपको, फेफड़े वेफड़े, अब तो सही लगा देते। अरे भैया, विश्व के, पूरे वर्ल्ड के फेफड़े किसे कहा जाता है? अमेज़न के जंगलों को, क्योंकि सबसे ज्यादा जातीय विविधता जो है, लिखवाया है आपको, सबसे ज्यादा जातीय विविधता कहां पर मिलती है? अमेज़न के जंगलों में। ये चैप्टर जो था ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, बस डाटा याद नहीं रहता है, डाटा याद नहीं रहता है। तो कृपया करके डाटा याद रखना भूल मत जाना, ठीक है? दूसरा प्रश्न इजी था, नीट 2020 में भी आया है ये प्रश्न। सबसे ज्यादा जातीय विविधता कहां पर है? अमेज़न के जंगलों में। और इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर जो होने वाला बड़ा खूबसूरत होने वाला, मैं बड़ी अच्छी इमेजेस भी लाया हूं आपके लिए, ठीक है? आइए बेटा जी, अगला प्रश्न। अच्छा ये जरा देखिएगा बेटा, ये अमेज़न के जंगल में आपको दिखाना भूल गया था, ये है बेटा हमारे अमेज़न का जंगल है। बहुत बहुत बड़ी क्षेत्र में, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। मैंने आपसे बोला था ना कि आज मैं चित्र भी लेकर आऊंगा, तो कुछ ऐसे खूबसूरत खूबसूरत सीनरीज भी मैं लाया हूं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ये अमेज़न फॉरेस्ट है, ये अमेज़न का जंगल है, ठीक है? चलिए, आप बोलेंगे सर छोटा सा है। अरे बाबू छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत, मतलब यूं मान लीजिए पूरा यूपी बिहार राजस्थान, यूपी बिहार राजस्थान और 2-3 राज्य और मिला लीजिए, मिलाकर उससे भी बड़ा है कौन? अमेज़न के जंगल। अब खुद सोचिए कितनी जातीय विविधता मिलेगी। उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा होएगा मेरे भाई, उससे भी ज्यादा। चल
आगे बढ़ते बेटा जी यहां पर नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर सामने आता हुआ आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, याद आ रहा है ये वैज्ञानिक? 2020 का प्रश्न है। के अनुसार पहला ऑप्शन, खोज का क्षेत्र बढ़ने पर जाति प्रचुरता कम हो जाती है। क्षेत्र बढ़ने पर जाति प्रचुरता बढ़ती है परंतु केवल एक सीमा तक। जाति प्रचुरता और खोज के क्षेत्र के बीच कोई संबंध नहीं है। चौथा ऑप्शन, खोज का क्षेत्र बढ़ने पर जाति प्रचुरता बढ़ती जाती है। प्रचुरता का मतलब जातीय विविधता, जातीय समृद्धि, जैव विविधता। तो याद करिए वॉन हम्बोल्ट ने क्या बताया था, कोई संबंध बताया था। याद करिए, याद करिए, याद करिए। एक ही इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पर इस चैप्टर में जो लॉजिकल थी, जो मैक्सिमम बच्चे नहीं समझ पाते हैं। एक ग्राफ बताया था आपको, एक वक्र देखा था हमने। सोचिए, दिमाग लगाएं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या किया था? समय हुआ समाप्त। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने जैव विविधता और क्षेत्र के बीच में संबंध बताया था कि कैसे जैव विविधता जो है उसका प्रतिरूप, उसका वितरण कैसे होता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जैव विविधता और क्षेत्र के बीच में संबंध बताया था। उन्होंने क्या बोला था कि जैसे 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 क्षेत्र बढ़ता जाता है, याद करिए ए, जैसे जैसे बढ़ता जाता है जातीय विविधता भी बढ़ती जाती है, लेकिन एक सीमा तक। याद आ रहा है? याद आ रहा है? कुछ वक्र भूले तो नहीं है? भूले तो नहीं है? सर्कुलर हाइपरबोला कुछ याद आ रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद आ रहा है? तो क्षेत्र बढ़ने पर जाति प्रचुरता यानी जातीय विविधता बढ़ती है। हाँ बढ़ती है, लेकिन केवल एक सीमा तक। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। सही जो आंसर था वो क्या था बेटा जी? सेकंड। अब बताएं, याद आ रही है चीजें? रिवाइज हो रही? भूले तो नहीं है? सोचिए, ये नीट 2020 का प्रश्न है। सोचिए नीट 2021 में, इस साल नीट 2021 में एक को प्रश्न नहीं आया, एक भी नहीं आया। और नीट 2020 में 3 प्रश्न आ चुके हैं अब तक, 3। अब थोड़ा सा आइडिया लगाएं, आप अभी 12th में हैं और साथ साथ आप नीट का एग्जाम भी देंगे ना? इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोग नीट का तो एग्जाम दोगे ना मेरे भाई। अब नीट का अगर आप एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली इस चैप्टर से याद रखना 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना रहेगी। और जितना मैंने पढ़ाया ना बाबू, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी पढ़ाता है, अगर एनसीईआरटी पढ़कर आप जाते हैं उसी में से प्रश्न आएगा। जितना मैंने पढ़ाया घोट कर पी जाना, चाट कर ले जाना उस चीज को जो भी पढ़ाया गया है नीट के एग्जाम में। आइए बेटा जी अगले प्रश्न की ओर तरफ बढ़ते हैं। यहां पर चौथा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से प्रत्येक सेट में संरक्षण प्रस्ताव और संरक्षण विधि का एक उदाहरण दिया है, आपको मिलान करना है। स्वस्थानी संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, स्वस्थानी संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र, देववन, बीज बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन। आपको बताना है क्या इसके सामने जो दिए हुए हैं, इनके सामने जो दिए हुए हैं क्या सही हैं या गलत हैं। आपको मतलब कुल मिलाकर इसमें सही छांटने हैं। सही कितने, इन चारों में से कौन कौन सा जो मेल जो दे रखा है वो सही है। स्वस्थानीय संरक्षण जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, बाह्य स्थानीय संरक्षण देववन, स्वस्थानीय संरक्षण बीज बैंक, बाह्य स्थानीय संरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन। सोचिए कौन सा 4 में से 2 सही है, क्योंकि ऑप्शन में 2 ही दे रखे हैं, 2 2 2 2 2 2। सोचिए कौन सा सही है, दिमाग लगाए। चलो जी टाइमर हुआ समाप्त और देखते हैं यहां पर। सबसे पहले स्वस्थानीय संरक्षण, जीवों को उन्हीं के ही प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना। क्या था? स्वस्थानीय संरक्षण था। तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, याद करिए 14 जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में मिलते हैं। याद आ रहा है? राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र और आपका था क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, वन्य जीव अभ्यारण्य था, है ना? वो सारे के सारे क्या थे मेरे भाई? स्वस्थानीय संरक्षण थे। यस बिल्कुल थे, ये सही है। बाह्य स्थानीय संरक्षण के आगे लिखा हुआ है देववन। याद करिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, मेरे घर में वहां पर पांडुपोल एक जगह है जहां भीम ने गदा मारा था। याद आ रहा है? यानी ऐसे वन जिसमें हम पूजा करते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? देववन, है ना?
हम उस वन की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको देव मानकर, वहां पर ये मान के चल रहे हैं कि हमारे इष्ट देवता वहां पर बस रहे हैं, तो हम उन वनों का संरक्षण कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? स्व स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय तोड़ना होगा, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, स्व स्थानीय संरक्षण, बीज बैंक, अरे भैया बीज बैंक में आप बीज को संरक्षित कर रहे हैं, वो तो बाह्य स्थानीय संरक्षण हो गया ना, तो गलत हो गया। बाह्य स्थानीय संरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन, अरे निम्न ताप पर संरक्षण जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण। जी हाँ, ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है, फोर्थ भी सही है, सेकंड और थर्ड गलत है। फर्स्ट और फोर्थ छांटना था, यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ जो दे रखा है बाबू, वो दे रखा था सेकंड ऑप्शन। आंसर इज सेकंड, ये था। ठीक है, ये था बेटा जी हमारा चौथा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा ये चौथा प्रश्न था। अब सामने आता हुआ क्या? पांचवा प्रश्न। ईमानदारी से करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। पांचवा, सन 1992 में रियो डी जनेरो में, याद आ रहा है रियो डी जनेरो, आखिरी लेक्चर में बताया था आपको, में पृथ्वी सम्मेलन संपन्न हुआ था, याद आ रहा है? अर्थ समिट बताया था। क्या हुआ था उसमें, क्यों किया गया था, मतलब वो तो चार ऑप्शन दे रखे हैं क्यों किया गया था। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और वैश्विक ऊष्मन को कम करने के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इससे लाभ के धारणीय उपयोग के लिए, आक्रामक अपतरण जातियों द्वारा स्थानीय जातियों पर हुए जोखिम के मूल्यांकन के लिए, CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को तत्काल समाप्त करने के लिए जो ओजोन परत का ह्रास कर रही है। दिमाग लगाएं, रियो डी जनेरो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो क्यों किया गया था? दो ही तो आपको बताए थे सम्मेलन, एक जोहान्सबर्ग में हुआ था और एक रियो डी जनेरो में हुआ था, याद करिए। अरे भैया चैप्टर है जैव विविधता और संरक्षण, तो यहां पर हम वातावरणीय मुद्दों की तो बात करेंगे नहीं, है ना। और ये तीन ऑप्शन में वातावरणीय मुद्दे दे रखे हैं, जो अगला अध्याय है आपका। तो सीधी सी बात है, जैव विविधता की जो हानि हो रही है उसको बचाना है, और उसको बचाना है तो मेरे भाई उसके लिए 1992 में रियो डी जनेरियो में कहीं ना कहीं आपका क्या हुआ था? अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी राष्ट्रों ने भाग लिया था। आई होप आप भूले नहीं है। यही है, क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट बेटा जी अगला छठा, अच्छा ये कौन से सन में आया था? ये 2019 में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आता हुआ छठा, सिक्स्थ, पादपों और जंतुओं को विलोपन के कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? पादपों को भी और जंतुओं को भी विलोपन के कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? आवासीय क्षति तथा विखंडन, सूखा और बाढ़, आर्थिक दोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण। याद करिए हमने कारण पढ़े थे विलोपन के, उनमें से सबसे मेन कारण जो था वो क्या था? आप खुद सोचना। मेन कारण 2019 का प्रश्न है, पादपों और जंतुओं के विलुप्ति के लिए मेन कारण क्या था? मैंने आपको बताया हुआ है। मुख्य कारण, सबसे कारण और भी है, मेन पूछा है यहां पर इन चार में सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? दिमाग लगाएं, सोचें। हाँ जी भैया, समय हुआ समाप्त। और बहुत सीधा सीधा ये आपका प्रश्न था बेटा जी यहां पर कि भैया पादप और जंतु विलुप्त हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं, और इनकी विलुप्ति के लिए मेनली उत्तरदायी कौन? हम क्या कर रहे हैं भाई? हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हम पादपों को काटते जा रहे हैं। जब पादपों को खत्म करते जाएंगे, जंगलों को खत्म करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली असर किस पे पड़ेगा? अन्य जंतुओं पर, अन्य जातियों पर, वो भी विलुप्त हो जाएंगे। तो मुख्य रूप से उनकी आवास को हम क्षति पहुंचा रहे हैं, उनके आवास को काटते जा रहे हैं, खंडित करते जा रहे हैं। ये था मेन कारण किस चीज का? विलोपन का। बताओ जी, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं बेटा। छठा प्रश्न था। अगला सातवां, निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्व स्थानिक संरक्षण की विधि नहीं है? स्व स्थानिक संरक्षण की विधि नहीं है,
यानी ऐसे प्रश्न में सोचना है आपको, अगर यहां पर नहीं है, अगर नहीं होता तो क्या पूछता, स्वस्थानिक संरक्षण की विधि है, यानी आपको 4 ऑप्शन में से स्वस्थानिक संरक्षण छांटना था। अब पूछा नहीं है, यानी आपको क्या छांटना है, बाह्य स्थानिक संरक्षण, यानी 3 स्वस्थानिक संरक्षण होंगे, एक बाह्य स्थानिक संरक्षण होगा। छांटिए जरा, ऐसे प्रश्नों को ऐसे करना चाहिए, ठीक है, उल्टा सोचना चाहिए, जल्दी आता है। पूछा है स्वस्थानिक संरक्षण की विधि नहीं है, अगर नहीं है तो क्या होगी, बाह्य स्थानिक संरक्षण। तो यहां पर 4 ऑप्शन में से 3 स्वस्थानीय होंगी, एक बाह्य स्थानीय होगी, बस हमें वो एक बाह्य स्थानीय ढूंढनी है। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, पवित्र वन। सोचिए जल्दी से, बाह्य स्थानीय संरक्षण मानव द्वारा निर्मित कौन था, समय हुआ समाप्त। सोचिए, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, याद करिए 14 जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, बहुत बड़े वन है, बहुत बड़े। वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको बताया था, मेरे घर के पास था, केवला देव घाना पक्षी विहार, याद करिए, बताया था, है ना, छोटे जंगल है, इनसे छोटे जंगल है, 448 भारत में थे। पवित्र उपवन, अभी अभी आपको बताया भैया पवित्र उपवन क्या था, अभी आज दिखा भी दूंगा कैसे होते हैं पवित्र। कुछ नहीं, जंगल होते हैं, उन जंगलों में हम मूर्तियां रख देते हैं और उनकी पूजा करने लग जाते हैं, जिससे वो जंगल भी सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो ये भी स्वस्थानिक संरक्षण, ये भी स्वस्थानिक संरक्षण, ये भी स्वस्थानिक संरक्षण। याद करिए बाह्य स्थानिक संरक्षण की मैंने आपको क्या क्या उदाहरण बताए थे, सोचिए, जंतु उद्यान, जू, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, याद आ रहा है, तो आंसर इज बॉटनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान जो हमने बनाए, जू जंतु उद्यान जो हमने बनाए, याद करिए, बताया था नहीं बताया था, बताया, बिल्कुल बताया। क्या थे, बाह्य स्थानिक संरक्षण, याद करिए, याद करिए, वन्य जीव सफारी, याद आ रही है, याद आ रहा है, सफारी, सफारी कोई शब्द आया था, वन्य जीव सफारी, याद आ रहा है, वो भी दिखा दूंगा आज आपको, है ना। याद करिए बीज बैंक, याद करिए युग्मकों का निम्न ताप पर संरक्षण, याद आ रहा है, ये सब कुछ क्या था, बाह्य स्थानिक संरक्षण। और हमसे पूछा था कौन स्वस्थानिक संरक्षण नहीं है, अब नहीं है तो इट मींस 3 स्वस्थानिक संरक्षण होंगे, एक नहीं होगा, यानी बाह्य स्थानिक संरक्षण कौन है, वनस्पति उद्यान, खत्म, खल्लास, सी आंसर, सिंपल। चलिए जी, अब आपको वनस्पति उद्यान दिखा दूं एक बार, वनस्पति उद्यान कैसे, बहुत प्यारा डायग्राम है, जरा देखो, ये रहा वनस्पति उद्यान, कैसा लगा, आप लेना चाहते हैं तो मेरी फोटो ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ। ये बेटा जी वनस्पति उद्यान गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, जहां पर हमने पेड़ों को लगाया हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, जहां पर जो ऐसे पादप होते हैं जिनमें पुष्प होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं बॉटनिकल गार्डन। कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा इन बॉटनिकल गार्डन्स में, ठीक है। चलें आगे, अगला प्रश्न लेकर आऊं, मन नहीं कर रहा आगे जाने का, मेरा तो कतई नहीं कर रहा इस स्लाइड से आगे बढ़ने का, मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं बेटा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आता, यानी इनमें से कौन बाह्य स्थानीय संरक्षण का भाग नहीं है। पहला, वनस्पति उद्यान, पवित्र उपवन, वन्य जीव सफारी पार्क और बीज बैंक। ये लो जी एक और उल्टा क्वेश्चन, कौन बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आता, यानी इनमें से कौन बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आएगा, यानी 3 बाह्य स्थानीय संरक्षण में आएंगे, जो नहीं आएगा वो कौन होएगा, स्वस्थानिक संरक्षण, यानी इन 4 ऑप्शन में से स्वस्थानिक संरक्षण छाटना। लो हिंट भी दे दिया मैंने आपको, नहीं आया है, नहीं नहीं, बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं है, यानी 3 बाह्य स्थानीय संरक्षण और 1 बाह्य स्थानीय संरक्षण नहीं है, यानी स्वस्थानीय। सोचिए कौन सा स्वस्थानीय, जल्दी से, कर लिया। वनस्पति उद्यान अभी अभी आपको बताया था बाह्य स्थानीय संरक्षण है, हाँ है, पूछा था बाह्य स्थानीय संरक्षण नहीं चाहिए, नहीं वाला, ये तो बाह्य स्थानीय संरक्षण है, हाँ है। वन्य जीव सफारी पार्क आपको बताया था, वन्य जीव सफारी पार्क ये भी बाह्य स्थानीय संरक्षण है, हाँ है। बीज बैंक ये भी बाह्य स्थानीय संरक्षण। अरे बाबू अभी अभी आपको बताया पवित्र उपवन स्वस्थानीय संरक्षण था, और पूछा है बाह्य स्थानीय संरक्षण नहीं है तो क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण। कौन है यहाँ पर, ये खत्म। अब स्वस्थानीय संरक्षण का ये उदाहरण था कौन, पवित्र उपवन, देववन भी बोल देते हैं, पवित्र उपवन भी बोल देते हैं बाबू, ये कुछ इस तरीके से होते हैं।
जंगल होते हैं जहां पर हम अपने इष्ट देवता की पूजा कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। समझ में आ रहा है? आप लोगों के घर के आसपास भी कुछ ऐसे वन होंगे जहां पर लोग जाते होंगे पूजा वूजा करने, है कि नहीं है? बिल्कुल है। मेरे घर के आसपास जो वन है उसमें जाते हैं, बिल्कुल हर शहर में होते हैं भाई, ऐसे बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। चलिए, ये था बेटा जी हमारा ये वाला प्रश्न, और पवित्र उपवन भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया? बहुत इजी प्रश्न है, बहुत किया, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी। वॉन हम्बोल्ट ने क्या बताया था? पारिस्थितिक जैव विविधता, सीमाकारी कारकों का नियम, जाति क्षेत्र संबंध, समष्टि वृद्धि समीकरण। सीधा सीधा प्रश्न है, कोई इसमें घुमावदार चीज है नहीं, सीधा सीधा आंसर है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिसने पढ़ा है वो सीधा सीधा आंसर लगाएगा, जिसने पढ़ा ही नहीं है वो करेगा जय माता दी, है ना। अब जरा सोचिए, जिसने पढ़ा है वो सीधा सीधा आंसर लगाए। सोचिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या बताया था? इन 4 ऑप्शन में से तुरंत फटाफट बताएं, 10 सेकेंड है। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। बेटा सीधा सीधा प्रश्न है, देखो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या बताया था? क्षेत्र बढ़ाओ, जातीय विविधता बढ़ेगी एक सीमा तक, यानी जातीय समृद्धि का क्षेत्र के साथ संबंध बताया था। जाति और क्षेत्र के बीच में संबंध बताया था किसने? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ये था हमारा 9th प्रश्न। चलें आगे। आइए बेटा जी आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न। निम्न में कौन संकटमय प्राणी एवं पादपों के बाह्य स्थानीय संरक्षण से संबंधित है? क्या बोला? इनमें से कौन संकटमय प्राणी व पादप, यानी कौन है इनमें से जो संकटग्रस्त पादप और प्राणियों के बाह्य स्थानीय संरक्षण से संबंधित है? यानी आपको कुल मिलाकर बाह्य स्थानीय संरक्षण छांटना है। यहां पर कौन यहां पर बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? वन्य प्राणी सफारी पार्क, जैव विविधता हॉटस्पॉट, अमेजन वृक्ष प्रचुर वन, हिमालय क्षेत्र। सोचिए, दिमाग लगाएं, इसमें कौन है बाह्य स्थानीय संरक्षण? मानव निर्मित क्षेत्र, जहां पर हमने जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर अपने अनुसार संरक्षित कर रहे हैं, जो खतरे की कगार पर हैं, संकटग्रस्त हैं। बताएं। जैव विविधता हॉटस्पॉट, एक ऐसी जगह जहां पर जैव विविधता अत्यधिक मिल रही थी, बहुत ज्यादा जातीय समृद्धि मिल रही थी, हम तो उसका सिर्फ संरक्षण कर रहे हैं। स्वस्थानीय, अमेजोन जंगल स्वस्थानीय, हिमालय क्षेत्र स्वस्थानीय, सारे हॉटस्पॉट ही तो है। अमेजन नहीं है, हॉटस्पॉट ही तो है, ठीक है। सॉरी, अमेजन भी हॉटस्पॉट ही तो है ना। हमने अमेजन को बोला नहीं था, लेकिन याद रखना 34 हॉटस्पॉट में 3 हमने इंडियन देख लिए थे, अमेजन भी हॉटस्पॉट है, याद रखना। हाँ जी, वन्य प्राणी सफारी पार्क। अरे भैया कितनी बार आ चुका होगा ये शब्द, सफारी पार्क, सफारी पार्क, सफारी पार्क। ये क्या है? एक बाह्य स्थानीय संरक्षण था। बताएं। और इतनी मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, जिन भी बच्चों ने अभी तक सारे करेक्ट दिए हैं, वो बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनसे भी ज्यादा सही आंसर दे दोगे आप, अगर आपने सीरियसली चैप्टर सुना है तो। जी हाँ, जो 1-1, 2-2 साल से लगे हुए उनको सामने भी अगर ये रख दूंगा ना प्रश्न, वो भी डगमगा जाएंगे। लेकिन आपने नया नया चैप्टर पढ़ा था, ताजा ताजा चैप्टर पढ़ा था, तो चीजें याद भी हो गई होंगी, रिवीजन भी हो गया है, और आंसर भी आप लोग सही दे रहे हैं। जो गलत दे रहे हैं वो याद करते जाइए क्या क्या गलती कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर ये वन्य प्राणी सफारी पार्क कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है मेरे भाई, इस तरीके का होता है, देखा होगा आप। इस तरीके से सफारीज होती हैं, खुली भी होती हैं, बंद भी होती हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क नाम सुना होगा आपने, राजस्थान में है जी। सरिस्का नेशनल पार्क मेरे घर के पास में ही है। आप बोलेंगे सर आप जंगल में ही रहते हो क्या, आपके आसपास ये सब कुछ? मतलब जिस जगह राजस्थान में मैं जा रहता हूँ उस टेरिटरी में आसपास ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सफारी पार्क्स होते हैं बेटा जी, जहां पर सफारी में लोग जाकर बैठते हैं। सफारी मतलब इन द सेंस
चलायमान चीज जिसमें बैठकर लोग सैलानी आते हैं, वन्य जीवों को देखते हैं, है ना, ये होती है वाइल्ड लाइफ सफारी। ठीक है, तो ये एक बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए जी अगला, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित होता है और जहां मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती है, वह क्या कहलाता है? आपको नहीं आता छोड़ देना, आता है करना। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि ये आपके कोर्स में था नहीं। ठीक है, लेकिन ये नीट 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो चीज मैं आपको नहीं बता पाया हूं अब आज बता देता हूं। जो चीज रह गई है, जो पहले पूछी जाती थी अभी नहीं पूछी जाती है, कोर्स से हट गई है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर भी प्रश्न आते थे बेटा, 17-18 में आते थे, उसके बाद में 18-19 के बाद में आना कम हो गए थे। एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न आते हैं नीट में। हाँ जी, तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित होता है, जहां मानव की कोई भी गतिविधि आज्ञा नहीं होती है, वो क्या कहलाता है? हाँ जी, चलिए इसका आंसर आप में से कई बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया नहीं है, लेकिन अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। ये 3 क्षेत्र होते हैं, पारगमन, बफर, क्रोड। ठीक है, देखिए यहां पर वर्ड आ रहा है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। आप याद करिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था और आज भी बताया है कि 90 थे राष्ट्रीय उद्यान, याद आ रहे, 14 थे जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, 448 थे वन्य जीव अभ्यारण्य बताए थे, स्व स्थानीय संरक्षण में बताया था। मैंने बोला बहुत बड़े बड़े जंगल हैं ये, 14 कहां पर हैं? इंडिया में। ठीक है, जैसे नीलगिरी आपने नाम सुना होगा, कंचनजंगा नाम सुना होगा, सुना है ये आपके वन्य जीव जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। अब ये है क्या? ये बहुत बड़े जंगल है। अब इन जंगलों में बेटा जी ध्यान से सुनना, 3 क्षेत्र होते हैं। यहां दिखा देता हूं बेटा मैं आपको, ये इस तरीके से 3 क्षेत्र होते हैं। ये मान लो ये जंगल है, इसको 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे बाहरी भाग ये वाला जो होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, पारगमन क्षेत्र। ठीक है, फिर ये बीच वाला नीला वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बफर क्षेत्र, बफर क्षेत्र। और सबसे अंदर वाला ये वाला भाग, ये है क्रोड भाग, क्रोड क्षेत्र। हिंदी में ये नाम है, इंग्लिश में ये नाम है। पारगमन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, बफर क्षेत्र को बोलते हैं बफर जोन, क्रोड क्षेत्र को बोलते हैं कोर एरिया, ह्यूमन सेटलमेंट अभी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से। इस तरीके से हम एक जंगल को 3 भागों में बांट दिया। जंगल ना बोलकर हम बोलेंगे किसको? जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांटता है। होता क्या है, ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला सबसे बाहर वाला, नाम में जरा सोचिए क्या आ रहा है? पारगमन, यानी ये वो क्षेत्र है जहां पर मनुष्य अपनी गतिविधियां दिखा सकता है। यानी ये पूरा जो जंगल था, इस जंगल के इस भाग में मनुष्य रह सकते हैं। आपने देखा भी होगा, आए दिन आप सुनते भी होंगे कहीं ना कहीं कि उस बाघ ने उस घर में अटैक कर दिया या वहां के लोगों पर अटैक कर दिया, यानी वहां पर लोग रह रहे हैं उस जंगल के आसपास। तो ये वो देखो घर भी बना रखा है, ये वो क्षेत्र है जहां पर ह्यूमंस की एक्टिविटी अलाउड है। ह्यूमंस एक्टिविटी, मानव की क्रियाविधि जो है, मानव जो है गमन कर सकते हैं, मतलब मानव क्रियाकलाप कर सकते हैं इस क्षेत्र में, जिसका नाम है पारगमन। ठीक है, फिर है अगला कौन सा? बफर। बफर जो क्षेत्र होता है, इसमें हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत क्रियाकलाप है किसके? अलाउड, मानव के। थोड़े बहुत जा सकते हैं और जाकर मान लो लकड़ियां वकड़ियां काट ली और आ गए, चलो ठीक है, बस, है ना। गार्ड होते हैं यहाँ पर, इस क्षेत्रों में गार्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अलाउड होता है, ज्यादा अलाउड नहीं होता है, थोड़ा बहुत। किसकी क्रियाविधि? मानव की। और आखिरी होता है कोर भाग, यहां पर बिल्कुल भी मानव की क्रियाविधि अलाउड नहीं है। कोई मनुष्य यहां पर नहीं जा सकता, कोई भी। हाँ, मतलब कोई जरूरत आन पड़ी, किसी एनिमल को अटैक हो गया है, मतलब किसी एनिमल पर कुछ अत्याचार हो गया है, कोई घायल हो गया है, उसको ठीक करना है, तो साइंटिस्ट जा सकते हैं, डॉक्टर जा सकते हैं, उनकी टीम जा सकती है, लेकिन नॉर्मली हम जैसे लोग यहां पर अलाउड नहीं होते। ये भाग होता है कौन सा?
करोड़ भाग। तो जरा सोचिए, यहां पर जो जीव जंतु रह रहे हैं हमने उनको संरक्षित कर दिया उन्हीं के ही नेचुरल प्राकृतिक वातावरण में। तो ये होता है क्या, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। और इस प्रश्न में यही पूछा था क्या, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित होता है, जहां मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती है। यही बताया था, जहां मानव की कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती है, अलाउड नहीं है। वो कौन है, सबसे बीच वाला भाग, कौन सा, क्रोड क्षेत्र, कोर भाग। ठीक है, आपने गलत किया है, आपको नहीं आता, टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे प्रश्न अब नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी याद रख लेना, हल्की सी छोटी सी नॉलेज को भूल मत जाइएगा। ये इस तरीके से होता है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। दंडना दंडन। चले आगे, अगला प्रश्न बेटा, विख्यात कस्तूरी मृग अथवा हंगुल निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कहां पाया जाता है। आप ये भी नहीं कर पाएंगे, इसको भी हटा दीजिए, मैं इसको बता देता हूं, छोड़ो इसको मत करना। हालांकि मैं आपको टाइम दे देता हूं आप करने के लिए, अगर आप कर सकते हैं तो। जो जम्मू कश्मीर में मिलता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है कौन, कस्तूरी मृग। आपने नाम सुना होगा, कस्तूरी मृग हिरण होता है, उसका नाम हंगुल भी है, उसे हम हंगुल भी बोलते हैं। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में मिलता है मुख्य रूप से, जो जम्मू कश्मीर के, चलो आंसर भी मैंने यहां पर दे ही दिया, चलो इसके बारे में ज्यादा नहीं देखते क्योंकि ये आप जानते नहीं है, ये पहले आते थे बेटा ऐसे प्रश्न, अब नहीं आते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, कस्तूरी मृग अथवा हंगुल क्या है, मृग, हिरण, जो कहां पर मिलता है, डचिगम राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर में है। कौन, डचिगम राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है, डचिगम झील भी है, आप जानते होंगे, जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसका नाम डचिगम झील भी है ना, बहुत फेमस है। तो डचिगम झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, वहीं पर डचिगम राष्ट्रीय उद्यान है, डचिगम। ठीक है, जहां पर मिलता है कौन, कस्तूरी मृग। अब आप बोलेंगे सर कैसा होता है, आइए देख लीजिए, ऐसा होता है। ये है कौन, कस्तूरी मृग, ऐसा होता है कौन, कस्तूरी मृग। बोला था ना आज का लेक्चर जो होने वाला है थोड़ा सा रंगीन होने वाला है ना, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अच्छे अच्छे डायग्राम्स के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया। ये है कौन बेटा, कस्तूरी मृग। ठीक है, कहां पर मिलता है, जम्मू कश्मीर में। और ये इस पर भी मैं बोलूंगा खतरे की घंटी मंडरा रही है, ये भी विलोपन की ओर है ये वाले मृग। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट, कई बच्चे इसको बारहसिंगा भी बोल देते हैं। चलिए अगला प्रश्न, लाल सूची में किनके बारे में आंकड़े या सूचना होती है। मैंने आपको IUCN 2004 का डाटा याद है, बताया था। IUCN 2004 के डाटा में 784 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जिसमें 338 कशेरुकी थी, 359 अकशेरुकी थी, 87 प्लांट्स थे। ये जो IUCN ये जो डाटा डालती है ना, ये एक पुस्तक में डालती है जिसका नाम होता है लाल सूची, रेड डाटा बुक। मैं लाल ही पेन से लिखता हूं, रेड डाटा बुक। अब जिनको नहीं समझ में आया, सोचो, आपने IUCN 2004 का जो डाटा लिया था, IUCN ने 2004 में जो डाटा दिया था कि इतने विलुप्त हो चुके हैं, वो कहां पर बता रहे हैं, एक पुस्तक में जिसका नाम है रेड डाटा बुक, लाल सूची। तो पूछा था लाल सूची में क्या सूचना होती है, देख लीजिए, देख लीजिए आपके सामने है। पहला ऑप्शन, केवल समुद्री कशेरुकी प्राणी, अरे नहीं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सभी पादप, नहीं। वे पादप जिनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, नहीं। अरे भैया, वो जातियां जो संकटग्रस्त हैं या जो विलुप्त हो चुकी हैं, उन सभी का डाटा इस सूची में होता है जिसका नाम होता है रेड डाटा बुक, लाल सूची। और याद रखना, ये बुक को मेंटेन कौन करता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। आंसर था बेटा जी आपका संकटपन, जो जातियां जो होती हैं, रेड डाटा बुक, लाल सूची जो है, लाल सूची जो है, ठीक है। इस सूची में, इस डाटा में क्या होता है बेटा जी, जितनी भी संकटग्रस्त जातियां हैं
उनकी इंफॉर्मेशन होती है, और इसको मेंटेन कौन करता है ये जरूर याद रखना। कौन? IUCN। कौन मेरे भाई? IUCN जो होता है इस बुक को क्या करता है? मेंटेन करता है। मेंटेन का मतलब कि मान लो आज कुछ और इंफॉर्मेशन आई कि भैया ये जात भी खत्म हो गई, विलुप्त हो गई है, तो अब उसको कहां पर एंट्री करनी पड़ेगी, उसको कहां पर बताना पड़ेगा? इस बुक में मेंशन करना पड़ेगा, लो जी एक और खत्म हो गई है। तो इस लिस्ट में, इस बुक में एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में एंट्री करनी पड़ती है। वो कौन करती है? IUCN मेंटेन करता है इस बुक। ठीक है, ये था बेटा जी हमारा ये वाला प्रश्न। अगर आपको नहीं आता था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले के थे ये प्रश्न, पहले के जो पहले पूछे जाते थे, लेकिन साथ साथ इंफॉर्मेशन तो मिल रही है ना, याद तो रखेंगे ना। अगला, नॉर्मन मेयर द्वारा, अब आप बोलेंगे ये कौन है, हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी याद रखना, हॉटस्पॉट जो थे ना, मैंने आपको बताया था हॉटस्पॉट, उन हॉटस्पॉट की खोज मैंने आपको बताया था। कुछ आपके संरक्षणविद जो थे बताए थे, उनमें से एक संरक्षणविदों का नाम है क्या? नॉर्मन मेयर। याद आ रहा है? जिन्होंने हॉटस्पॉट वो क्षेत्र खोजे थे जहां जातीय समृद्धि बहुत अधिक थी, उनमें से एक संरक्षणविद जो है, कंजर्वेटिव जो साइंटिस्ट जो है वो कौन है? नॉर्मन मेयर द्वारा। अब तक विश्व में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं? जल्दी से, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अब तक कितने हॉटस्पॉट पहचाने जा चुके हैं? टोटल कितने हॉटस्पॉट मिल चुके हैं? ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, क्लास में क्विज में भी दिया था। हाँ जी, कर लिया? जल्दी से करिए फटाफट। 43, 17, 25, 34 और समय हुआ समाप्त। मैंने आपको बताया था कि पहले कितने थे? 25, लेकिन बाद में 9 और ऐड होकर कितने हो गए थे? 34। तो ये साइंटिस्ट का नाम हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब याद रख लेना, नॉर्मन मेयर वो वैज्ञानिक जिसने हॉटस्पॉट बताए कितने हैं? 34 हैं इस अर्थ पर। चलिए जी, ये थे 14th प्रश्न। आगे बढ़ते हैं बेटा जी यहां पर। नेक्स्ट 15वां, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? अब बोलेंगे सर ऐसे प्रश्न तो आपने कराए नहीं है, ये पहले के प्रश्न है बेटा, पहले आते थे, अब नहीं आते, क्योंकि ये पहले आउट ऑफ एनसीईआरटी प्रश्न पूछे जाते थे। तो ये अभी जो मैंने पढ़ाया उसमें से तो नहीं है, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं थी, पहले पूछे जाते थे। अभी अगर आप अपने स्कूल के बोर्ड के एग्जाम की भी तैयारी करेंगे तो बोर्ड में भी ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। नीट में भी नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ी सी अगर जानकारी मिल रही है तो क्या नुकसान है मेरे भाई। आपको अगर राष्ट्रीय जलीय प्राणी नहीं पता आपको इंडिया का कौन है, तो अगर आपको पता लग जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? गुनाह हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो भारत का राष्ट्रीय, इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? नदी की डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, समुद्री घोड़ा, गंगा की शार्क। गंगा में मिलने वाली शार्क, समुद्री घोड़ा, ब्लू व्हेल या नदी की डॉल्फिन। तो याद रखना, इंडियन शार्क तो बहुत कम मिलती है, कौन मिलती है? डॉल्फिन मिलती है। तो करेक्ट आंसर इज ए। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है वो कौन है? डॉल्फिन है। ठीक है, तो ये थे बेटा जी आपका डॉल्फिन, जो मैंने कहा था भैया बहुत ही बढ़िया और चमकदार और खिलखिलाहट के साथ में आपको तस्वीरों के साथ आपको बताया जाएगा। तो आपको हंगुल भी दिखाया, कस्तूरी मृग भी दिखाया, डॉल्फिन भी दिखा दी है, कई सारी चीजें, वाइल्ड लाइफ सफारी का भी आनंद दिला दिया है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आज के 15 प्रश्न, बस इतने ही मैं लाया था। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, और आप काउंट कर कर देखिएगा आपके टोटल कितने प्रश्न। लास्ट के 2-3 प्रश्नों को हटा दीजिएगा जो मैंने लास्ट में बताया आपको कि ये पहले पूछे जाते थे नीट में, उससे पहले लगभग 12 प्रश्न तक जरा काउंट करके देखिएगा आपके कितने प्रश्नों के आंसर सही हुए हैं। ठीक है, और जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि पता लगे कि भैया कौन कितनी प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये था आज का लेक्चर, और इसी के साथ समाप्त हुआ है हमारा ये चैप्टर।